तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सी युन शियान उस मॉन्क के साथ फाइट करती है और उसे उसकी ही टेक्निक में बहुत ही बुरी तरह फंसा देती है, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच जाता है। और दूसरी तरफ से मोशन वो उस ओल्ड फॉक्स को चुराने की कोशिश करता है ताकि वो उसके सिलाइवा को यूज कर सके। इसके लिए वो एक मेडिसिन बनाने के लिए एक एल्केमी पवेलियन में जाता है और वहां पर एक ऐसी एनेस्थेटिक मेडिसिन बनाता है कि जिससे वो उस ऑक्स को बेहोश कर सके। मगर वहां पे मौजूद दूसरे लोग वो उस एनेस्थेटिक मेडिसिन को बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो एनेस्थेटिक फ्यूम हर जगह फैल जाता है और हर शख्स बेहोश होना शुरू हो जाता है। और लोगों को लग रहा था कि शायद किसी सेक्ट ने उन पर हमला कर दिया है, मगर हाई प्रीस्ट वो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उस बोतल के अंदर सारे फ्यूम को लॉक कर देता है और उन लोगों को पता चल जाता है कि ये सब कुछ मोशन ने किया है। इसकी वजह से मोशन को हाई प्रीस्ट से काफी डांट भी पड़ती है और बाशिन जी तो उसे मारने के लिए गुस्से में पागल हो रहा था, मगर मास्टर उसे साफ साफ मना कर देता है और समझा देता है कि अगर मोशन को कुछ हुआ तो उसकी भी जान जाएगी। और हमें फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि हाई प्रीस्ट सारे ही मास्टर्स को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और उन लोगों से कहता है कि पहले डाओ सेक्ट ने आकर हमारा रास्ता रोका, अब बुद्धिस्ट सेक्ट ने भी आकर हमारे सेक्ट को रोकने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों में और डाओ सेक्ट और बुद्धिस्ट सेक्ट में क्या फर्क है। मगर वहां पे मौजूद वो मास्टर शाओलन कहता है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने जीनियस डिसाइपल को ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट करवाते हैं ताकि वो लोग अपने एक डिसाइपल के जरिए ही हमारे सेक्ट को सरपास कर सके। मगर फिर बाशिन जी भी कहता है कि हमें भी इसी तरह ही जीनियस डिसाइपल्स को टीच करना चाहिए। अगर हमारे जीनियस डिसाइपल बाकी बेवकूफ डिसाइपल्स के साथ टीचिंग हासिल करेंगे तो उससे फायदा कुछ नहीं होगा। इससे बेहतर है कि हम लोग सिर्फ जीनियस डिसाइपल को स्पेशल टीचिंग्स दें, क्योंकि बाकी के जितने भी नालायक स्टूडेंट्स हैं जब तक वो बेसिक नॉलेज हासिल करेंगे तब तक हमारा जीनियस डिसाइपल तो डिवाइन टेक्निक्स को सीख चुका होगा। सिर्फ उन बेकार कल्टीवेटर्स की वजह से हमारे जीनियस डिसाइपल्स का भी टाइम जाया हो रहा है। मगर यहाँ पर हाई प्रीस्ट कहता है कि बाशिन जी तुमने एक डिसाइपल को चूज किया था और उसे अकेले में काफी अच्छी टीचिंग्स भी दी है। मुझे बताओ कि अब वो कैसा है, क्या वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो बाशिन जी कहता है कि हाँ, वान युन इस वक्त बाकी लोगों से काफी आगे जा चुका है। वो स्कॉलर रेजिडेंस में सबसे सीनियर डिसाइपल कहलाता है। तो फिर मास्टर कहता है कि इसका मतलब फिर ये हुआ कि ग्रुप कल्टीवेशन से फिर इंडिविजुअल कल्टीवेशन बेहतर है। पिछले कई सौ सालों में हम लोगों ने सिर्फ ग्रुप कल्टीवेशन की वजह से ही अपने जीनियस डिसाइपल्स को काफी डिले करवाया है और वैसे भी अब मैं बहुत जल्द रिटायर होने वाला हूँ। बाशिन जी से कहता है कि मैं बस अब तुम पे ही भरोसा कर सकता हूँ। तुम्हें अब एक जीनियस डिसाइपल को और भी ज्यादा निखारना होगा। मैंने इंपीरियल मास्टर्स से भी इसके लिए बात कर ली है, वो लोग भी अपने जीनियस डिसाइपल्स को इंडिविजुअली टीच करना शुरू कर दें और उन लोगों को जीनियस डिसाइपल के साथ साथ जीनियस डॉक्टर होने का भी टाइटल दे दे। वो बाशिन जी से कहता है कि जिसे तुम टीच करोगे वो डॉक्टर कहलाएगा, यानी कि उसे एल्केमी स्किल्स भी साथ में सिखाए जाएंगे। एक मर्तबा जब वो जीनियस हाईएस्ट रैंकिंग में आ जाएगा तो फिर वो जूनियर्स को भी बहुत ही अच्छी तरह से टीच कर पाएगा। इस तरह हम लोग पहले उन्हें एलिमेंट्री लेवल में और फिर उसके बाद हायर लेवल पर प्रमोट कर देंगे। इस तरह हम लोग ज्यादा से ज्यादा जीनियस को मौका देंगे कि वो लोग अपने स्किल्स को निखार सकें। जब ये प्रोसेस चलना शुरू होगा तो फिर हम लोग बाकायदा इन लोगों में तब्दीली आते हुए देखेंगे और कुछ सालों के बाद हमारा सेक्ट सारे ही सेक्ट से बिल्कुल ऊपर आ चुका होगा। मगर बाशिन जी कहता है कि मास्टर बताइए तो सही कि आपने इंपीरियल डॉक्टर के लिए किसे सिलेक्ट किया है। तो फिर हाई प्रीस्ट कहता है उस इंपीरियल डॉक्टर का तुम्हारे साथ कुछ कनेक्शन है। ये बात बाशिन जी को बिल्कुल हैरान कर देती है और वो काफी परेशानी में होता है और कहता है कि आखिर मास्टर ने ऐसा क्यों कहा कि उस लड़के का मेरे साथ कोई कनेक्शन है। वो तो वैसे भी डाशू से आया है ना, उसका मेरे साथ क्या रिलेशन हो सकता है। मगर वहां पे हमें मोशन को दिखाया जाता है। वो बाशिन जी से कहता है कि आपने मुझे यहाँ पे बुलवाया था क्या। तो बाशिन जी उसके दरवाजे के ऊपर देखता है कि उसने वहां पर अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखा हुआ है, जिस पर वो काफी हैरान होता है कि इसकी हैंड राइटिंग तो पवेलियन में मौजूद उन पेंटिंग आर्टिस्ट से भी ज्यादा अच्छी है। और वो मोशन को कहता है कि हाई प्रीस्ट ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आज से मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, तो आज से हम दोनों ही एक साथ यहाँ पर रहेंगे। इससे एक फायदा ये होगा कि मैं तुम्हें अब ज्यादा ट्रबल्स क्रिएट करने भी नहीं दूंगा। वो ऑक्स तो मोशन से काफी डर रहा होता है, जैसे कि उसे अभी भी डर था कि शायद वो उसे किडनैप करने की कोशिश करेगा।
प्रमोशन कहता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी कोई आपके साथ दुश्मनी है और मैं उसे लेकर कोई नुकसान करूंगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ऑक्स को बेहोश किया था, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आप देखें, मेरे जैसा अच्छा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। मगर बाशिन जी कहता है शायद तुम अच्छे लोगों को जानते नहीं हो। वहां पे हमें दिखाया जाता है हुवलिंगर वो उन सर्वेंट से कुछ पैसे ले रही होती है और वो सर्वेंट उससे कहती है कि मैं मास्टर यूनक्यू के कपड़े लेने के लिए आई हूँ, प्लीज ये पैसे लेकर उसके कपड़े वापस कर दीजिए। तो हुवलिंगर वो पैसे लेती है, मगर इतने में बाशिन जी उसे पीछे से आकर डरा देता है और कहता है कि तुम लोगों ने तो काफी पैसे जमा कर लिए हैं, क्या ये पैसे तुमने इन सारे ही लोगों से छीने हैं? तो फिर हुवलिंगर कहती है कि इसे छीनना नहीं कहते, मेरे यंग मास्टर ने इन सारे ही डिसाइपल्स को हराया है और हम लोगों ने ये पैसे पूरी मेहनत के साथ कमाए हैं। हमारे पास ऐसे स्किल्स हैं जैसे कि बाकी लोगों के पास है ही नहीं। मगर मोशन उससे कहता है कि मुझे लगता है अगर मैं ऐसे ही पैसे इकट्ठे करता रहा तो शायद मैं काफी वीक पड़ जाऊंगा और मेरी हर जगह इंसल्ट होगी और कोई भी शख्स मुझसे फाइट करना ही नहीं चाहेगा। मगर वो आहिस्ता से लिंगर के कान में कहता है कि हम लोग तब तक पैसे नहीं लेंगे जब तक ये पैसे खर्च नहीं हो जाते। मगर बाशिन जी को उसकी आवाज सुनाई देती है जिस पर वो कहता है कि ये लड़का एक नंबर का कमीना है, पता नहीं मास्टर ने मुझे इस लड़के को टीच करने के लिए क्यों कहा है। वो फौरन से वो पैसे न्यू को देता है और कहता है कि ये पैसे लेकर इससे कोई अच्छी सी वाइन खरीद लो। तो हुवलिंगर कहती है क्या वाइन खरीदोगे, चलो मैं भी आती हूँ। और मास्टर बाशिन फिर मोशन को लेकर अपने साथ जा रहा होता है और कहता है कि पता नहीं मास्टर ने इस लड़के में क्या देख लिया। मगर फिर बाद में वो मोशन से कहता है कि मुझे ये तो बताओ कि क्या तुम ही वो डिसाइपल थे जिसने डाउ सेक्ट के उस डिसाइपल को हराया है? तो मोशन कहता है कि हाँ, मैंने तो बस उसे अपने हाफ मूव में ही हरा दिया था, मगर जहां तक बात उस मॉन्क की है तो मैंने उसके साथ फाइट नहीं की थी। तो बाशिन जी कहता है जरा एक मिनट रुको, तुमने अभी अभी अपनी की को कल्टीवेट करना सीखा है तो फिर इतनी आसानी से तुमने उस डिसाइपल को कैसे हरा दिया? तो मोशन कहता है कि मैंने अपनी सोर्ड को बहुत ही जोर से उसकी तरफ धकेल दिया जिसकी वजह से वो हार गया। तो बाशिन जी कहता है अच्छा, तुमने अपनी सोर्ड उस पे दे मारी और वो हार गया। चलो तो फिर ऐसा करो कि मुझे भी दिखाओ कि तुम किस तरह अपनी की से थ्रस्ट पैदा करते हो। मैं अपनी पावर्स को सील कर रहा हूँ और तुम मेरे ऊपर वही अटैक ट्राई करो। ये सुनते ही मोशन एक स्टिक के अंदर अपनी वाइटल एनर्जी ट्रांसफर करते हुए उसे बहुत ही जोर से बाशिन जी पर दे मारता है जिसकी वजह से बाशिन जी सीधा एक दीवार पे जा लगता है और उससे वो हल्का फुल्का इंजर्ड हो जाता है। मगर उससे इसमें काफी मजा आया था। वो हंसते हुए बाहर आकर कहता है कि तुम सच में काफी स्ट्रोंग हो। अब पता चल रहा है कि तुमने उस लड़के को कैसे हराया होगा। अगर उसकी जगह मैं होता और मैं इस अटैक के लिए तैयार ना होता तो शायद मैं भी तुमसे हार जाता। पर तुम्हारे लेफ्ट शोल्डर को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये काफी वीक है। मेरे सामने यहाँ पर खड़े होकर कुछ शॉर्ट मूव्स प्रैक्टिस करो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे शोल्डर में आखिर क्या प्रॉब्लम है। ये कहने के बाद बाशिन जी वहां पर एक जगह लेट जाता है और मोशन वो अपने शॉर्ट मूव्स उसे दिखाता है। तो बाशिन जी कहता है कि तुम्हारी शॉर्टमैनशिप काफी अच्छी है, तुम्हारा आखिर मास्टर कौन है? ये स्किल्स काफी अच्छी लग रहे हैं। मेरा मास्टर भी वो कमाल का था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही स्किल्स यूज करता था। मुझे लगा कि शायद कुछ दिन पहले मैंने अपने मास्टर को देखा है, मगर छोड़ो, मुझे आइडिया नहीं था कि तुम्हारा कोई मास्टर होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा मास्टर वो भी एक ग्रेट वॉरियर था। उसने बैटल टेक्निक स्कूल से टीचिंग हासिल की थी। शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे मास्टर के हारने के बाद वो मर चुका होगा, मगर मुझे पता चला है कि वो अभी भी जिंदा हैं और उनकी लोअर बॉडी वो कहीं मिसिंग है। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी अपर बॉडी के साथ ही कहीं पे मौजूद हैं। सुनने में आया है कि वो अपनी सिर्फ हाफ बॉडी के साथ भी काफी स्पीड के साथ मूव कर सकते हैं। मोशन जब उसकी बात सुनता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका ही अपना ग्रैंडपा युआनजी है जिसके पास सिर्फ हाफ बॉडी है, तो ये जानकर वो काफी हैरान होता है। मगर फिर वहां पर बाशिन जी उसे कहता है कि मैं कुछ दिन पहले एक ब्लाइंड मैन से मिला था। वो ब्लाइंड मैन इतना ताकतवर था कि मेरे सारे स्किल्स, सारी स्ट्रेंथ उसके अगेंस्ट फेल हो गई। उसने मुझे बहुत ही बुरी तरह मारा था। मैं बस उससे यही कह रहा था कि वो मेरा पीछा क्यों कर रहा है, इस बात पर उसने मुझे इतना मारा है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था और ऊपर से उसने मुझे जबरदस्ती पोएट्री लिखने के लिए भी कहा था। तो मोशन को एक झटका सा लगता है। वो कहता है कि एक ब्लाइंड मैन जिसे पोएट्री पसंद है, यानी कि वो कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा शिया होगा। आखिर वो डाशू से निकलकर यहाँ पर कब आए हैं? मगर दूसरी तरफ से बाशिन जी काफी उदास होकर कहता है कि मैं अभी तक अपने मास्टर का कोई सुराग तक नहीं ढूंढ पाया कि वो कहाँ पर हैं। वो अचानक से कहीं गायब हुए थे और उसके बाद वो कहीं भी नहीं मिले। उन्हें ढूंढने के लिए
मैंने पूरे कैपिटल को चप्पा चप्पा अच्छी तरह से चेक किया था, पर लगता है कि शायद वो कहीं डिसअपियर हुए हैं। पर मोशन कहता है कि मुझे बताओ वो ब्लाइंड मैन आपसे लड़ने के बाद कहाँ गया? तो फिर बाशिंजी कहता है कि तुमने अपनी प्रैक्टिस रोकी क्यों है, फौरन प्रैक्टिस करो। ये सुनते ही मोशन भी फिर उसे अपने बुचर नाइफ दिखाता है, जिसे देखकर बाशिन जी बिल्कुल चौंक जाता है। मोशन उसे अपने बुचर नाइफ स्किल्स शो करता है, जिस पर बाशिन जी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसे नजर आता है कि उसके मास्टर के स्किल्स इस लड़के में हैं, क्योंकि मोशन यहाँ पर स्टील ब्लेड स्लैश अटैक्स कर रहा होता है, जो कि इतने ताकतवर होते हैं कि वो दरख्त को भी आसानी से छील सकते हैं। उसे याद आता है कि उसका मास्टर भी सेम इसी स्टाइल में ही इसी तरह का बुचर नाइफ यूज करता था। वो मोशन से कहता है कि मैं यहाँ पर इंपीरियल अकेडमी में काफी बोर हो रहा था, मेरे हाथों में काफी खुजली हो रही थी, पर शुक्र है कि कोई तो है जिसे ये स्किल्स आते हैं। अब तुम मुझे काफी अच्छी प्रैक्टिस करवा सकते हो। बाशिन जी भी मैदान में उतर जाता है और उसकी पावर को देखकर मोशन थोड़ा सा सरप्राइज होता है, मगर वो भी लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि दोनों ही फिर अपने मास्टर के बताए हुए स्किल्स को एक दूसरे के आगे शो करते हैं। मोशन अपने वही दोनों ही बुचर नाइफ जोर से उसकी तरफ थ्रो करता है, तो बाशिन जी उन बुचर नाइफ को अपने उस स्पीयर के साथ रोक लेता है और हंसते हुए कहता है कि हमें अपने ब्लेड के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। इतना कहते ही वो दोनों ही पैर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर इतनी फास्ट स्पीड से हमला कर रहे होते हैं कि उनके अटैक को डिटेक्ट कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मगर दोनों ही एक दूसरे पर अपने अटैक से एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, जिसके बाद दोनों ही एक साथ एक स्प्लैश अटैक रिलीज करते हैं, जो कि इतना खतरनाक होता है कि बादलों के बीच से काट देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े होकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और मोशन कहता है कि सीनियर ब्रदर, जिस पर बाशिन जी कहता है जूनियर ब्रदर, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फिर जब घर आते हैं तो वहां पर मोशन कह रहा होता है कि आज पता चला है कि मास्टर युआनजी का भी एक डिसाइपल है और वो पिग स्लॉटर टेक्निक को भी जानता है। मगर बाशिन जी कहता है कि पिग स्लॉटर इसे हेवनली ब्लेड टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक को हेवनली ब्लेड टेक्निक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारे मास्टर का टाइटल है। तो मोशन कहता है अच्छा, इसका मतलब है ग्रैंडपा युआनजी को लोग हेवनली ब्लेड के नाम से जानते हैं। तो बाशिन जी कहता है कि हाँ, पूरी दुनिया उन्हें हेवनली ब्लेड कहकर पुकारती है। असल में मास्टर को एक ऐसे दुश्मन का पता था कि जो लोगों के रियल नाम का पता लगाते ही उन पर अपने मैजिक के साथ अटैक कर सकता था, इसीलिए उन्होंने अपने रियल नेम के बारे में किसी को भी नहीं बताया। तो ये सुनते ही मोशन सोच में पड़ जाता है और कहता है कि आखिर मास्टर का दुश्मन है कौन और वो इतना खतरनाक कैसे है कि मास्टर अपना नाम तक छुपाने पर मजबूर हो गए हैं। मगर बाशिन जी वो कहता है कि मास्टर की हाफ बॉडी वो उनसे अलग हो गई थी, पता नहीं वो अब अपनी बाकी की जिंदगी कैसे गुजार रहे होंगे। वो मोशन से कहते हैं कि क्या उन्होंने अपने सारे दुश्मनों को खत्म किया, क्या वो मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं या फिर उन्हें कोई तकलीफ हुई है। तो मोशन कहता है फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है और बहुत ही कमाल के हैं। वो अपने हाथों के जरिए इतनी स्पीड के साथ भागते हैं कि जैसे वो अपने पैरों के साथ भी नहीं भाग पाते थे। तो फिर यहाँ पर बाशिन जी कहता है कि तुमने पॉइजन किंग के साथ मेडिसिन को स्टडी किया होगा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मेडिसिन स्किल्स के साथ मास्टर की लोअर बॉडी को दोबारा ठीक कर सकते हो? तो मोशन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मगर उसके लिए मुझे तुम्हारे उस ऑक्स का वो सलाइवा चाहिए था। वो सलाइवा इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत ही जल्दी इंजरीज को हील कर देता है और हड्डियों को बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल करके उन्हें आपस में जोड़ देता है। ये बात सुनते ही बाशिन जी हैरान हो जाता है और कहता है अच्छा, तो ये लड़का न्यू को इसीलिए किडनैप कर रहा था ताकि वो मास्टर की हेल्प कर सके। मगर फिर मोशन कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आप जानते हैं कि ग्रैंडपा की लोअर बॉडी इस वक्त कहां पर है? तो फिर सीनियर ब्रदर कहता है कि आज से 200 साल पहले मास्टर की हेवन गॉड्स के साथ फाइट हुई थी, में मास्टर पर एक इतना ताकतवर हमला किया गया था कि उससे मास्टर की बॉडी 2 हिस्सों में बट गई थी। ये सुनकर मोशन कहता है अच्छा, तो मास्टर की बॉडी को हेवन गॉड्स ने डिस्ट्रॉय किया था? तो बाशिन जी कहता है कि हाँ, असल में मास्टर की लोअर बॉडी एक फ्रंटियर एरिया में जाकर गिरी थी, जहां से किसी सेक्ट के डिसाइपल ने उसे उठा लिया था। एक मर्तबा मुझे पता चल जाए कि वो बॉडी किस सेक्ट के डिसाइपल ने उठाई है तो फिर मैं खुद जाकर वहां से मास्टर की लोअर बॉडी को हासिल कर लूंगा। तो मोशन कहता है कि हाँ, मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। मगर फिर वो कहता है कि
हाई प्रीस्ट ने मुझे मना किया है कि मैं ज्यादा उछल कूद ना करूं और कोई नुकसान ना करूं, इसीलिए मेरा अब बाहर जाना मुश्किल हो गया है। मगर बाशियन जी उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अब वक्त बिल्कुल बदल गया है। इतने में फिर बाहर से उन लोगों को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो सारे ही लोग भागते हुए बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और कहते हैं कि इंपीरियल मैसेंजर्स आए हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस एकेडमी के गेट के पास में कुछ इंपीरियल मैसेंजर्स होते हैं और सारे ही डिसाइपल्स उनके आगे झुक जाते हैं और वो मास्टर्स उन लोगों को कहते हैं कि इंपीरियल अकेडमी के जीनियस डिसाइपल मोशन को एक गिफ्ट दिया जा रहा है ताकि वो अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर सकें और ज्यादा स्टडी कर सकें। उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए आज हम मोशन को इंपीरियल डॉक्टर का टाइटल दे रहे हैं, जिसके साथ ही वो 6 रैंकिंग का वॉरियर बन गया है। ये सुनकर वो सारे ही लोग हैरान हो जाते हैं और कहा जाता है कि मोशन के पास अब परमिशन है कि वो हेवनली रिकॉर्ड टावर के 3rd फ्लोर को भी एक्सप्लोर कर सकता है। ये कहने के साथ वो स्क्रॉल मोशन के हवाले कर दिया जाता है और सारे ही डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान होते हैं। मगर वो शोंग वो इस पर काफी खुश होता है और कहता है कि ब्रदर तुम तो लाजवाब हो। और बाशियन जी भी कहता है कि इंपीरियर ने बिल्कुल सही डिसाइपल चूज किया है, उन्होंने तुम्हें ही इंपीरियल डॉक्टर का टाइटल दिया है क्योंकि तुम इन सारे ही यंग मास्टर्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग हो। और दूसरी तरफ से वो सारे ही डिसाइपल्स को ये बताता है कि अब मोशन 6 रैंकिंग का वॉरियर बन चुका है और इंपीरियल कोर्ट का हिस्सा बन गया है, तो अब वो तुम सब लोगों का सीनियर है, उसकी रेस्पेक्ट करना तुम लोगों पर अब लाजिम हो चुका है। और वो मोशन से कहता है कि तुम इंपीरियल अकेडमी के फर्स्ट डॉक्टर हो, जिस पर वो कहता है कि अरे वाह डॉक्टर, तुम तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हो। मगर बाशियन जी देखता है कि बाकी लोगों को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही, इसीलिए वो सब लोगों के सामने कहता है कि मोशन अब से रिकॉर्ड टावर में पेंटिंग पवेलियन में जाकर विजिट कर सकता है और उसके अलावा हेवनली हॉल, म्यूजिक और मिलिट्री हॉल में भी जा सकता है, जहाँ पे वो ना सिर्फ म्यूजिक बल्कि फॉर्मेशंस और पेंटिंग्स बनाने के स्किल्स को भी सीख सकता है। और बाकी जो कुछ उसने सीखना होगा वो मैं खुद उसे सिखाऊंगा। मगर ये टीचिंग बिल्कुल इंडिविजुअल टीचिंग होगी, मेरे साथ मोशन अकेला ही रहेगा। हम लोग अब बाकी के डिसाइपल्स को भी इसी तरह ही इंडिविजुअल टीचिंग्स देंगे ताकि हमारे डिसाइपल बाकी सेक्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। और मुझे हाई प्रीस्ट ने स्पेशली कहा है कि मैं मोशन को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूं और उसकी इंपीरियल टेक्निक्स को और भी ज्यादा निखार सकूं। एक मर्तबा मोशन अपने स्किल्स में मास्टर बन जाएगा तो फिर उसे प्रोमोट किया जाएगा और वो फिर अकेला ही हजारों डिसाइपल्स को तैयार कर सकेगा। इसी तरह हमारी जनरेशन में डॉक्टर्स एक के बाद एक आना शुरू हो जाएंगे। मगर एक डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर डाशू से आए हुए इस लड़के को ही इंपीरियल डॉक्टर क्यों बना रहे हैं? तो बाशियन जी भी उसे गुस्से में जवाब देते हुए कहता है कि क्योंकि ये तुम लोगों में सबसे ज्यादा स्किलफुल है और सबसे ज्यादा काबिल है। अगर तुम लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो तो फिर तुम लोग इसके साथ मुकाबला करके देख लो, तुम्हारे टैलेंट का भी पता लग जाएगा। अगर तुम लोग मोशन को स्किल्स में हरा देते हो तो फिर तुम लोगों को इंपीरियल डॉक्टर बना दिया जाएगा। ये कहने के बाद वो मोशन से कहता है कि तुम फौरन से अपने लेफ्ट शोल्डर की वीकनेस को ठीक कर लो क्योंकि आगे चलकर तुम्हें इस पर प्रॉब्लम हो सकती है। ये बात सुनते ही सब लोग उसके लेफ्ट शोल्डर पर फोकस करते हैं और समझ जाते हैं कि उसकी वीकनेस उसका लेफ्ट शोल्डर है। एक डिसाइपल आकर कहता है कि तुम्हारी वीकनेस एक्सपोज हो चुकी है तो तुम्हें हराना मुश्किल नहीं है। अब मैं तुम्हें चाहूं तो बहुत ही आसानी से पछाड़ सकता हूं, तुम्हें हराना अब कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो मोशन आगे बढ़ते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, मुझे भी तो पता चले कि आखिर मैं किससे हारने वाला हूँ। ये सुनते ही वो लड़का कहता है कि भले ही तुम डाशू से आए हो मगर शायद यहाँ रहकर तुम यहाँ के रूल्स को समझने लगे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम यान। इतना कहने की देर थी कि मोशन वो स्क्रॉल उसके मुंह पर दे मारता है और फिर वहां पे मौजूद डिसाइपल जैसे आगे बढ़ते हैं तो मोशन फिर एक एक की धुलाई करना शुरू कर देता है। कोई भी शख्स उसके सामने आता है तो मोशन हड्डी तोड़ धुलाई करता है और उन लोगों को ऐसे मार रहा होता है कि जैसे वो सारे के सारे नन्हे मुन्ने बच्चे हों। बाकी के सीनियर डिसाइपल्स वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं कि मोशन यहाँ पर इन लोगों को किस तरह पीट रहा है। उन लोगों को मोशन की वीकनेस का पता तो चल गया था मगर उन लोगों को पता नहीं था कि उस वीकनेस का फायदा उठाना कैसे है और अटैक कैसे करना है। वो लोग उसे एक साथ मारने के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं मगर हम देखते हैं कि फिर मोशन एक एक करके उन्हें उठाकर दूर फेंकता जा रहा होता है और कुछ काम करने वाले लोग फिर मोशन पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम तोड़फोड़ जरा कम करोगे, तुम्हारी वजह से कितना नुकसान हो रहा है। इतना कहते ही मोशन बिल्कुल शांत हो जाता है और फिर उन लोगों को धीरे से मारते हुए
बेहोश करना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे माफ करना, अब मैं ज्यादा नुकसान नहीं करूंगा। मगर ये बात सिर्फ मजाक थी। मोशन अब पूरे जोश में होता है और पहले से ज्यादा तोड़फोड़ करते हुए उन लोगों की हड्डी पसली एक कर रहा होता है और वो लोग दोबारा से चिल्लाते हैं कि प्लीज नुकसान थोड़ा सा कम करो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वुशोंग, वो वहां से भागने की कोशिश कर रहा था मगर वो पीछे जाते जाते सीधा बाशिन जी से टकरा जाता है। तो बाशिन जी कहता है तुम कहां भाग रहे हो? ये कहने के साथ वो वुशोंग को पकड़ते ही सीधा मोशन की तरफ थ्रो कर देता है। तो मोशन उसे देखकर फिर उसकी भी जमकर पिटाई करता है और उसे भी उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। इतने में फिर हमें वहां पर किन्यो को दिखाया जाता है जो कि अपनी ड्रैगन सोर्ड के साथ आकर मोशन पर हमला करता है। तो मोशन कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारी इस सोर्ड में ट्रू ड्रैगन इंटेंट है। किन्यू उस पर जितने भी हमले करता है वो सारे ही फेल हो जाते हैं और मोशन कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि योंगजियांग रिवर में मौजूद उस यंग ड्रैगन में आखिर कितनी पावर है। इतना कहते ही वो उसकी सोर्ड को डॉज करते ही उसके मुंह पर एक बहुत ही गर्मा गर्म थप्पड़ दे मारता है और किन्यू हैरान होकर कहता है कि क्या तुम योंगजियांग ड्रैगन को जानते हो? इतना कहते ही मोशन गुस्से में आकर उस पर एक बहुत ही तगड़ा पाल्म अटैक करता है जिससे किन्यू बाल बाल बचता है। वो अटैक उसके फेस के बिल्कुल पास से होकर पीछे एक दीवार पर जा लगा था जिससे पीछे मोशन का एक पूरा हाथ छपा हुआ होता है। ये देखकर तो किन्यू की पैंट गीली हो जाती है और लोग अभी भी अपना लक आजमाने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर मोशन हड्डी तोड़ और गर्दन मोड़ अटैक कर रहा होता है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़का तो काफी खतरनाक है मगर दूसरी तरफ से सिस्टर यून कहती है कि मैं अपने इस वुल्फ स्लेव के साथ इसे खत्म कर दूंगी। ये कहने के साथ ही वो दोनों फिर एक साथ मिलकर मोशन को मारने के लिए आते हैं। तो फिर मोशन भी उनके अटैक को रोकने के लिए अपने बुचर नाइफ को लेकर आता है और उनके अटैक को रोक देता है और फिर उनके साथ एक के बाद एक अटैक करते हुए अपनी फायर के साथ उस बुचर नाइफ को यूज करके उन वॉरियर्स को वहां से पीछे धकेल देता है। और बाकी जो आड़े तिरछे लोग आ रहे होते हैं उन्हें वो बहुत ही आसानी से डील करता है जैसे कि वो उसके लिए बिल्कुल खिलौनों की तरह हो। जो भी वॉरियर उसके सामने आता है वो एक अटैक से ज्यादा की मार नहीं होता, बस एक एक अटैक में ही मोशन उन लोगों को निपटाता जा रहा था। और जैसे जैसे वो लड़ता और भागता है उसकी वाइटल एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ती जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो फिर किसी पर भी तरस नहीं खाता और अपने स्पीयर निकाल लेता है। उसके फायर स्पीयर के आते ही फिर वहां पर लोग उसके आगे टिकना तो बहुत दूर की बात है, वो लोग उसके आगे अटैक करने से पहले ही बुरी तरह से पिट जा रहे थे। और सीनियर यूनक्यू मौके का फायदा उठाकर मोशन पर पीछे से जाकर उसके लेफ्ट शोल्डर पर वार करता है। तो यहाँ पर मोशन उसे देखकर आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है कि तुम मेरी वीकनेस जानते हो तो क्या हुआ। ये कहने के साथ वो उसकी ही वीकनेस पकड़कर उस पर इतनी जोर से प्रेशर डालता है कि यूनक्यू के कपड़े फिर से उतर जाते हैं और वो खुद भी वहां से दूर जा गिरता है। ये देखकर वुशोंग काफी डर गया था मगर वहां पर बाशिन जी उसे कहता है कि जाओ तुम भी कुछ सीख लो। तो वुशोंग भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर मोशन के सामने जाता है और कहता है कि तुम हमारे अगेंस्ट खड़े हुए हो इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें मारना होगा और जस्टिस की खातिर मुझे तुमसे लड़ना होगा। पर जैसे ही वो सोड अटैक करता है तो मोशन उसका हाथ मोड़कर उसे अपने बिल्कुल पीछे ले आता है जिस पर वुशोंग कांपते हुए कहता है कि मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए था, मैंने कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव किया है। मगर मोशन उससे कहता है कि ब्रदर वी डिसाइपल्स के बीच में आपस में मैच होते रहते, हम दोनों आपस की इस लड़ाई को बिल्कुल सही टाइम पे रोक दें। ये कहने के साथ वो दोनों ही दोबारा से फाइट करते हुए एक दूसरे पर अटैक करते हैं और वापस से एक दूसरे को पीछे धकेल देते हैं। और मोशन उसे इशारा करता है कि पहले टांगों पे मारूंगा, फिर सर पे, फिर पेट पे। ये कहने के साथ वुशोंग जैसे उससे लड़ने वाला होता है तो मोशन उसके पैरों पे लात मारकर उसके सिर पे अपनी उंगली से वार करता है और एक जोरदार किक मारकर उछालकर दूर फेंक देता है। तो वुशोंग जहां गिरता है वहां पर ही पड़ा रहता है और उठने की कोशिश नहीं करता और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मोशन ने मुझे इन 3 अटैक्स के साथ इंपीरियल मास्टर के 3 स्वॉर्ड मूव सिखाए हों। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सेकंड प्रिंस 7 सिस्टर के साथ ऊपर मौजूद होता है और वो लोग मोशन को लड़ते हुए देख रहे होते हैं जिस पर 7th प्रिंसेस काफी सरप्राइज होती है और वो कहती है कि मोशन का मुकाबला करने वाला तो इस अकेडमी में कोई है ही नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड होगा। पर सेकंड प्रिंस कहता है कि भले ही ये कितना भी ताकतवर क्यों ना हो मगर है तो ये डाशू से आया हुआ लड़का, इसलिए इससे ज्यादा करीब जाने की जरूरत नहीं है। मगर प्रिंसेस कहती है कि अगर ये डाशू से आया है तो फिर क्या हुआ, हमें लोगों को उनकी आइडेंटिटी के बजाय उनके टैलेंट पर जज करना चाहिए। पर सेकंड प्रिंस कहता है कि तुम्हें इससे दूरी रखनी चाहिए वरना लोग तुम्हें भी इसकी वजह से बहुत बुरा भला कहेंगे।
और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इंसल्ट हो और तुम्हारी इंसल्ट की वजह से हमारी रॉयल फैमिली की बेइज्जती हो। मगर प्रिंसेस अपनी बात पर अभी भी कायम होती है और वो कहती है कि हम लोग इसे ऐसे कैसे जज कर रहे हैं, भले ही ये डाशू से आया है मगर ये हमारे लिए काम कर रहा है और हमारे लिए ही लड़ रहा है। और ऊपर से ये फादर इंपरर का डिसाइपल है, उन्होंने ही इसे फर्स्ट इंपीरियल डॉक्टर का टाइटल भी दे दिया है और मुझे इस पर पूरा यकीन है कि ये फादर की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। और यहाँ पे वो शोंग कह रहा होता है कि ब्रदर आखिर ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे मौजूद हर शख्स तुम्हारे बारे में जानता है कि तुम्हारी वीकनेस क्या है, मगर उसके बावजूद भी कोई भी शख्स तुम्हें हरा क्यों नहीं पा रहा। तो मोशन कहता है कि वीकनेस का पता लगना एक अलग बात होती है, मगर उस वीकनेस का फायदा किस तरह उठाना है और उस पर किस तरह हमला करना है ये बिल्कुल डिफरेंट काम होता है। यहाँ पर बात हो रही है सेम लेवल फाइट की, तो मेरे सेम लेवल में कोई भी शख्स मुझे नहीं हरा सकता। शायद यहाँ पर 2 या 3 डिसाइपल ऐसे होंगे जो कि शायद मेरा मुकाबला कर पाए। ये सुनते ही वान यून उससे लड़ने के लिए जाता है तो उसका मास्टर रोकते हुए कहता है कि तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं, तुम भले ही उसके सीनियर हो मगर तुम में और उसमें बस एक बारीक से थ्रेड के जितना ही फर्क है। पर जहाँ तक बात स्किल्स की है तो उसके स्किल्स तुम्हारे स्किल्स से बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर तुम उससे लड़ने के लिए जाते हो तो तुम यकीनन उससे पिट कराओगे और ऊपर से अब वो हमारे इस रेजिडेंस का सबसे सीनियर डिसाइपल बन चुका है। और फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है मोशन जब सब लोगों को हरा देता है तो बाशियन जी हारे हुए सारे ही डिसाइपल्स के नाम लिख रहा होता है कि कौन सा डिसाइपल कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है जो कि मोशन से हारा है। वो उन सारे के सारे डिसाइपल को नेक्स्ट जनरेशन डिसाइपल लिस्ट में डाल देता है जिन्हें आगे चलकर मोशन खुद टीच करने वाला है। और फिर मोशन भी वहां पर आकर कहता है कि सीनियर ब्रदर आपने जानबूझकर मेरी वीकनेस का सबको बताया था ताकि वो लोग मेरे ऊपर हमला करें और इसके जरिए आप मेरी स्ट्रेंथ का पता लगाना चाहते थे। वान यून जब ये सुनता है कि मोशन उसे सीनियर ब्रदर कह रहा है तो वो काफी सरप्राइज होता है, मगर बाशियन जी कहता है कि हम दोनों का मास्टर एक ही है इसीलिए ये मेरा जूनियर ब्रदर है और क्योंकि तुम मेरे जूनियर स्टूडेंट हो इसीलिए तुम्हें अब जूनियर ब्रदर को मार्शल अंकल कहना होगा। तो फिर मोशन कहता है अच्छा तो ब्रदर शेन वान यून ये तुम्हारा स्टूडेंट है, जब भी मैं कहूँ कि ये बाकी लोगों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। और फिर बाशियन जी मोशन से कहता है कि अगर तुम सीनियर ब्रदर कहोगे तो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे इसीलिए इसे मार्शल नेफ्यू कहकर पुकारो। और मोशन फिर शेन वान यून की तरफ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मार्शल अंकल कहना नहीं आता तो कोई मसला नहीं, इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर, तुम्हें आगे चलकर इसकी आदत पड़ जाएगी। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।